प्यारे दोस्तों नमस्कार। और जैसा कि हमारी शाम की क्लास 9 बजे तो लंबी क्लास चलती चलती है, खूब देर तक चलती है, 2 ढाई घंटे की क्लास। लेकिन सुबह के डोज में भी हम कुछ प्रश्नोत्तर पढ़ लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य का इतिहास का क्या नाम है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, उसका नाम क्या है? सबसे पहला प्रश्न है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य के इतिहास का नाम क्या है? तो चलिए, हिंदी साहित्य का इतिहास है नाम। तो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम दिया था इसका। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। कब? 1929 में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस रूप में प्रकाशित हुआ? कौन से रूप में प्रकाशित हुआ था? तो इसका उत्तर है हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका थी, पुस्तक थी, ग्रंथ था उसकी। हिंदी शब्द सागर जो था ग्रंथ, उसकी भूमिका के रूप में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी। चलिए, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। और जनता की चित्तवृत्ति में, ये भाई चित्तौड़ हो गया, तो इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं मैं। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर, तो पूरा ही दोबारा पढ़ते हैं। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर, कि जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर, तो जनता की चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन होने पर साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ये विचार किसका था? बहुत ही शानदार कथन है, बहुत ही अच्छा कथन है कि जनता की अगर चित्तवृत्ति बदल जाती है तो साहित्य के स्वरूप में भी क्या हो जाता है? बदलाव हो जाता है। एक बार पुनः देख लीजिएगा। साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास होता है। जनता की चित्तवृत्ति में परिवर्तन होने पर, कि जनता की चित्तवृत्ति में अगर परिवर्तन हो जाए तो साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ये विचार किसका था? ये विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था। और ये हर परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के कालों का नामकरण किसके आधार पर किया? यानी कौन सा आधार अपनाया जिसके आधार पर उन्होंने कालों का नामकरण किया? तो देखिए, रचनाकारों की प्रधान प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर किया था। तो रचनाकारों की जो प्रधान प्रवृत्ति थी, यानी किस प्रवृत्ति के आधार पर वो रचनाएं कर रहे थे, तो प्रवृत्तियों को ध्यान में रख करके उन्होंने सभी कालों का नामकरण किया था। तो रचनाकारों की प्रधान प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के काल विभाजन करते समय उन्होंने नामकरण किया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस पद्धति के आधार पर लिखा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, वो कौन सी पद्धति के आधार पर लिखा? यानी सबसे प्रमुख रूप से हमें ये देखना है कि पद्धति कौन सी अपनाई थी उन्होंने, कौन सी पद्धति के आधार पर लिखा। तो इसका उत्तर है दोस्तों, विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा था। ये प्रश्न भी काफी मोस्ट है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति के आधार पर लिखा गया है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो विधेयवादी पद्धति है, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो इसका उत्तर है दोस्तों तेन माने जाते हैं। विधेयवादी पद्धति के जन्मदाता तेन को माना जाता है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया?
तो सवाल ये आ गया कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम किसने दिया। आरंभिक काल दोस्तों मिस्र बंधुओं ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम मिस्र बंधुओं ने दिया था। ठीक है जी, मिस्र बंधुओं ने आदिकाल का नाम आरंभिक काल दिया था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया। प्रारंभिक काल नाम देने वाले कौन थे। हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था। तो ये गणपति चंद्र गुप्त ने दिया था प्रारंभिक काल नाम हिंदी साहित्य के आदिकाल। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किसने दिया था। तो वीरगाथा काल नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया था वीरगाथा काल नाम। ठीक है जी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। सिद्ध सामंत युग, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा। तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा था। ठीक है जी। अगला है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल किसने कहा। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को संधि चारण काल कहने वाले जो विचारक थे वो कौन थे। तो ये थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला है, जय मेंक जस चंद्रिका की रचना किसने की। जय मेंक जस चंद्रिका की रचना किसने की थी। ठीक है जी, जय मेंक जस चंद्रिका, तो ये मधुकर कवि ने जय मेंक जस चंद्रिका की रचना की थी। किसने, मधुकर कवि ने। अगला प्रश्न है, विद्यापति की पदावली के रचनाकार कौन है। पदावली रचना है और नाम भी उत्तर में ही प्रश्न में उत्तर आ रहा है, तो विद्यापति है। ठीक है, विद्यापति की पदावली के यानी पदावली के रचनाकार विद्यापति है। ठीक है, जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम बताइए। जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार का नाम आपको बताना है। तो जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार है। भट्ट केदार की रचना है। अगला है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश दोस्तों ये सरप्पा की रचना है। दोहा कोश, दोहा कोश किसकी रचना है, सरप्पा की रचना है। नेक्स्ट है, चर्यापद किसकी रचना है। चर्यापद सबरपा की रचना है और सिद्ध संतों की चर्यापद नाम की बहुत सी रचनाएं मिलती हैं, लेकिन प्रसिद्ध सबरपा की रचना मानी जाती है। ठीक है, 18-19 रचनाएं चर्यापद नाम से मिलती हैं। ठीक है जी। चलिए, सिद्धों की संख्या कितनी है। तो सिद्ध कितने माने जाते हैं, 84 थे सिद्ध। सिद्धों की संख्या कितनी थी, 84। नेक्स्ट अपना है, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है। नाथ कितने माने जाते हैं, तो नाथों की संख्या मानी जाती है दोस्तों 9। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। अगला है, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसको कहा गया है। आदिनाथ, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ किसको कहा गया है। तो आदिनाथ किसको कहा गया है दोस्तों, नाथ संप्रदाय में आदिनाथ भगवान शिव को कहा गया है। भगवान शिव को आदिनाथ कहा गया है। चलिए, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, तो दोस्तों ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। नेक्स्ट अपना है, राउल वेल के रचनाकार कौन हैं। बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये आदिकाल की, तो रोड़ा कवि है राउल वेल के रचनाकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउल वेल किस प्रकार की रचना है। तो ये दोस्तों शिलांकित रचना है, शिलाओं पर अंकित है। और इसकी एक विशेषता ये कि ये चंपू काव्य है, यानी गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य भी है। ठीक है जी। और इसमें राउल नामक नायिका है। राउल वेल किस शताब्दी की रचना है। तो ये 10वीं शताब्दी की रचना है। राउल वेल कौन सी शताब्दी की है, 10वीं शताब्दी की। चलिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको स्वीकार किया है। तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है। किसको माना है जी। तो इसका उत्तर है शालिभद्र सूरी को उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है। तो शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी। शालिभद्र सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना कब हुई। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 में हुई थी। तो भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना है वो 1184 के अंदर हुई थी। ठीक है जी।
अगला क्वेश्चन अपना है, भविष्यत कहा की रचना किसने की? भविष्यत कहा की रचना धनपाल ने की थी। भविष्यत कहा की रचना किसने की? धनपाल ने की थी भविष्यत कहा की रचना। नेक्स्ट है, परमात्म प्रकाश की रचना किसने की? परमात्म प्रकाश की रचना, तो परमात्म प्रकाश की रचना दोस्तों जोइंदू ने की थी। परमात्म प्रकाश की रचना किसने? जोइंदू ने। अगला है, योग सार की रचना किसने की? योग सार की रचना, तो योग सार की रचना जोइंदू ने की थी। किसने? जोइंदू ने योग सार की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पाहुड़ दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। किसने? मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। ढोला मारूरा दोहा की रचना किसने की थी? ढोला मारूरा दोहा की रचना, तो ये कुशललाभ ने की थी। ढोला मारूरा दोहा की रचना कुशललाभ ने। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन अपना है, कीर्ति पताका की रचना किसने की? कीर्ति पताका की, तो विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की थी। किसने? विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की। नेक्स्ट है, कीर्ति लता की रचना किसने की? तो विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की थी। तो विद्यापति ने कीर्ति लता की रचना की, विद्यापति ने कीर्ति पताका की रचना की। चलिए नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य किसको माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसने माना? पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, लेकिन इसको महाकाव्य माना किसने है? तो इसका उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना। नेक्स्ट है, विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? विद्यापति की पदावली है, उसकी भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा दोस्तों मैथिली है। विद्यापति की पदावली की भाषा कौन सी है? तो मैथिली है। अगला है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन करके गोरखवाणी के नाम से, तो गोरखनाथ की रचनाएं हैं और उनका संकलन करके गोरखवाणी के नाम से किसने प्रकाशित करवाया? गोरखवाणी के नाम से किसने प्रकाशित करवाया था? तो इसका उत्तर है पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने प्रकाशित करवाया था गोरखवाणी के नाम से। परमाल रासो की रचना किसने की? परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। परमाल रासो की रचना जगनिक ने की थी। ठीक है जी। और अगला प्रश्न है, विसल देव रासो की रचना किसने की? विसल देव रासो की रचना नरपति नालय ने विसल देव रासो की रचना की थी। नरपति नालय ने। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चंदन बाला रास की रचना किसने की थी? तो आशु कवि ने चंदन बाला रास की रचना की थी। किसने? आशु कवि ने। और अगला प्रश्न अपना है, कुमार रासो की रचना किसने की? कुमार रासो की रचना दलपति विजय ने की थी। कुमार रासो की रचना दलपति विजय ने। ठीक है जी। और एक प्रश्न और देख लेते हैं, काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। काल तुझसे होड़ है मेरी काव्य संग्रह के कवि का नाम, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह और 1988 में प्रकाशित है। शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह 1988 में प्रकाशित, काल तुझसे होड़ है मेरी। और चलिए, बात बोलेगी काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। बात बोलेगी काव्य संग्रह के कवि का नाम, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह है और 1981 में प्रकाशित है। चलिए जी नेक्स्ट, इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। इतने पास अपने काव्य संग्रह के कवि का नाम बताइए। तो ये शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह 1980 में प्रकाशित है। ठीक है जी। तो ये अपने 45 प्रश्न हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के देखे और ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए।